हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग चर्चा कर रहे थे अपर्दन के विभिन्न माध्यमों पर। उन अपर्दन के विभिन्न माध्यमों पर हमने जब चर्चा की थी तो उसके अंतर्गत हमने प्रवाहित जल, पवन के कार्य और हिमनद अर्थात हिमानी के कार्यों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर अर्थात भूमिगत जल के कार्य। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह ज्ञात होना चाहिए कि हम भूमिगत जल का अर्थ क्या लेते हैं। तो सामान्य तौर पर यदि हम कहें तो धरातल के नीचे जो भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों में, दरारों में जो जल स्थित होता है उस जल को ही हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। अर्थात धरातल के आंतरिक भाग में अपारगम्य चट्टानों के ऊपर जो चट्टानों के छिद्रों और दरारों में जो जल भरा हुआ रहता है उस जल को ही हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। और यह सामान्यतः जब वर्षा का जल ऊपर की सतह से रिस करके नीचे की ओर चला जाता है और चट्टानों के रिक्त स्थानों में जाकर के एकत्रित हो जाता है तो उस प्रकार के जल को ही हम भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। चूंकि यह भूमिगत जल रिसता हुआ आंतरिक भाग की ओर जाता है तो इसकी गति बहुत धीमी होती है और गति धीमी होने के कारण से इस जल के द्वारा भौतिक अपर्दन अर्थात जो कटाव की क्रिया होती है वो बहुत कम होती है और इसके द्वारा रासायनिक अपर्दन अधिक रूप में किया जाता है। तो यही कारण है कि जब हम इस भूमिगत जल के अंतर्गत पढ़ते हैं तो भूमिगत जल के द्वारा जो इरोजन है अर्थात अपर्दन का जो कार्य है वो 3 माध्यमों के द्वारा किया जाता है, जिनमें सबसे पहला माध्यम आता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन अर्थात घुलन क्रिया। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि भूमिगत जल के अंतर्गत इसकी गति बहुत धीमी होती है जब ये रिसता हुआ जाता है, तो इसके कारण से ये भौतिक अपर्दन नहीं कर पाता अर्थात अपघर्षण और सन्निकर्षण की प्रक्रिया इसमें बहुत धीमी गति से होती है, अत्यंत मंद गति से होती है। उसके स्थान पर ये जो आंतरिक भाग में चट्टानों के जो घुलनशील कण होते हैं उन घुलनशील कणों को ये अपने अंदर शामिल कर लेता है, घुला लेता है। इसलिए भूमिगत जल के अपर्दन में घुलन क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि कुछ मात्रा में अपघर्षण की भी क्रिया होती है और कुछ मात्रा के अंदर सन्निकर्षण की भी क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये दोनों क्रियाएं अत्यंत सूक्ष्म रूप में होने के कारण से इनके ऊपर हम विशेष चर्चा नहीं करते हैं। मुख्य रूप में जो ध्यान दिया जाता है वो सॉल्यूशन के ऊपर दिया जाता है। अब चूंकि भूमिगत जल वैसे तो धरातल के लगभग सभी भागों में विभिन्न गहराइयों पर विद्यमान है, कहीं पर ये कम गहराई पर मिलता है तो कहीं पर अधिक गहराई में मिलता है, लेकिन सामान्यतः सभी भागों में भूमिगत जल विद्यमान है। लेकिन मुख्य रूप में हम बात कहें तो इस भूमिगत जल का जो प्रभाव है वो हमें चूना प्रधान क्षेत्रों के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। जहां पर धरातली भाग में चूने की चट्टानें पाई जाती हैं या चूना विद्यमान होता है वहां पर हमें इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसीलिए हम भूमिगत जल के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के अंतर्गत हम मुख्य रूप में जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं उन चूना प्रधान क्षेत्रों के कार्यों को ही इसके अंतर्गत शामिल करके उनका अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के स्थलाकृतियों का अध्ययन सबसे पहले युगोस्लाविया के अंदर, जो उस समय पर तत्कालीन युगोस्लाविया था, उसके चूना क्षेत्रों के अंतर्गत हुआ था और वहां पर चूना क्षेत्रों को कास्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हम या तो कास्ट स्थलाकृतियां कहें या कास्ट भूदृश्य कहें या वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर अर्थात भूमिगत जल के कार्य कहें, सामान्य रूप में हम इनको एक ही अर्थों के अंदर प्रयोग में लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि पवन के कार्यों के लिए हम मरुस्थलीय भाग वहां पर आदर्श रूप में दिखाई देते हैं, तो और इसी प्रकार हिमनद के कार्य उच्च अक्षांशीय भागों या उच्च पर्वतीय भागों में आदर्श रूप में दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से भूमिगत जल का कार्य हमें कास्ट प्रदेशों अर्थात चूना प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत ही हमें आदर्श रूप में दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर स्थलाकृतियों का जो हम अध्ययन करते हैं वो चूना प्रधान क्षेत्रों में बनने वाले स्थलाकृतियों के बारे में ही बात करते हैं। अब यदि हम देखते हैं तो इसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनाए जाते हैं उन विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को हम अध्ययन की दृष्टि से वही हम 2 भागों में बांटते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अर्थात अपर्दन से बनने वाले स्थल रूप और निक्षेप से बनने वाले स्थल रूप। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये 5 स्थलाकृतियां यहाँ पर दिखाई देती है चूना प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत, जिनको कि हम सिंक होल, स्वेलो होल,
डोलाइन, युवाला और पोल्जे के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होती हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर हम इसे एक डायग्राम के द्वारा इसको स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। यदि हम बात करें तो जो जल जो है रिसता हुआ जब आंतरिक भाग की ओर जाता है तो चूना प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत वो चूने के चट्टानों को, चूने के कणों को अपने साथ घुला लेता है, जिससे धरातल पर एक छोटे छोटे से ये छिद्र बन जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम सिंक होल या फिर हम इनको घोल रंध्र के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यानी कि जब वर्षा का जो जल है वो चूने की चट्टानों पर बहता है तो वो उस समय पर घुलन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे छिद्र बना लेता है और इन छोटे छोटे छिद्रों को ही हम घोल रंध्र या सिंक होल्स के नाम से जानते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो कीप के जैसी होती है। ये ऊपर से तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं और नीचे की ओर ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये जो कीप वाला जो भाग होता है इस भाग को हम पोनोर के नाम से जानते हैं। तो जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं वो सिंक होल कहलाते हैं। दूसरे आते हैं उसे हम कहते हैं विलियन रंध्र। विलियन रंध्र का मतलब कि जब ये जो छोटे छोटे घोल रंध्र हैं ये धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, या आपस में एक था फिर दूसरा था और ये दोनों अपर्दन करते हुए आपस में मिल जाते हैं घुलते हुए, तो कुछ बड़े छिद्रों का निर्माण हो जाता है जिन्हें हम स्वेलो होल्स अर्थात विलियन रंध्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये सिंक होल के तुलना में ये बड़े हो गए। इसके बाद में जो विलियन रंध्र बन जाते हैं, जब इनका भी स्वरूप बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है तो उस प्रकार के विस्तृत स्वरूपों को ही हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। तो ये जो डोलाइन है ये भी एक प्रकार से घोल रंध्र ही है, लेकिन घोल रंध्र के बहुत बड़े रूप हो जाते हैं। घोल रंध्र का बड़ा रूप तो विलियन रंध्र, और विलियन रंध्रों के भी जब ये अत्यधिक विस्तृत हो जाते हैं तो उसे हम डोलाइन के नाम से जानते हैं। अब जब डोलाइन का निर्माण हो जाता है उस समय पर भी निरंतर जो पार्श्विक अपरदन है वो होता रहता है। लगातार ये जो डोलाइन है ये घुलते हुए बड़े होते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत जब आसपास का एक बहुत सारा भाग घुल करके नीचे की ओर चला जाता है तो उस प्रकार से जो एक विस्तृत गर्त बन जाता है उसे हम युवाला के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो एक विस्तृत गर्त बनता है इसे ही हम युवाला के नाम से जानते हैं। अगला जो भाग आता है ये युवाला से भी जब विस्तृत गर्त बन जाते हैं, अर्थात एक बहुत बड़ा भाग धरातल का घुलता हुआ नीचे की ओर चला जाता है, धरातल पर बहुत बड़ा एक गर्त बन जाता है, तो उस गर्त को हम पोल्जे के नाम से जानते हैं। एक विस्तृत गर्त जब यहाँ पर इसका निर्माण हो गया तो इस प्रकार के बहुत अधिक विस्तृत गर्त को हम पोल्जे के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूमिगत जल के द्वारा जब ये भूमिगत जल है जब ये नीचे की ओर आ रहा है, वर्षा का जो जल रिसता हुआ नीचे की ओर आता है भूमिगत जल रूप में, तो उस समय पर ये चूने की चट्टानों के क्षेत्रों को आपस में घुलाता हुआ ले जाता है, जिसके कारण से वहां पर सिंक होल का निर्माण होता है छोटे छोटे छिद्रों का, फिर उसके बाद में विलियन रंध्रों का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में डोलाइन का निर्माण होता है और युवाला का निर्माण होता है, और सबसे अधिक जो विस्तृत गर्त बन जाते हैं उन गर्तों को हम पोल्जे के नाम से जानते हैं। तो ये जितने भी स्थल रूप हैं ये सब एक के बाद एक क्रम से बनते हैं। आकार के अंतर्गत इनका अंतर होता है, जिन्हें हम सिंक होल, विलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला और पोल्जे के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये जो स्थलाकृतियां हैं ये अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। इसके बाद में जो अगली स्थलाकृति आती है उसे हम कहते हैं लेपीज। ये जो लेपीज होते हैं ये एक प्रकार से यदि हम देखें तो ये एक डायग्राम के अंतर्गत हम इसको साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बहते हुए जल के कारण से जब चूने की जो चट्टानें होती हैं, चूने का जो क्षेत्र होता है, उन चूने के क्षेत्रों में बहते हुए जल के कारण से अनेक छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसका कि जो प्रभाव है वो चट्टानों के जोड़ों पर, जॉइंट्स पर और दरारों पर भी पड़ता है, जिसके कारण से इनमें जल प्रविष्ट होकर के इनको गहरा बना देता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये गहरा बना देता है, तो जिसके कारण जो समस्त धरातल होता है वो एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ हो जाता है और नुकीला हो जाता है, जिसके कारण से जो आरा होता है जो लोहे को काटने के काम में आता है, उस आरे के समान एक आकृति यहाँ पर बन जाती है। उस प्रकार की आकृति को हम लेपीज के नाम से जानते हैं।
तो ये जो लेपीज है ये भी चूना प्रधान क्षेत्रों के अंतर्गत बनते हैं कि जब भूमिगत जल रिसता हुआ यानी कि जो जल है सतह पर जो प्रवाहित हो रहा है वो रिसता हुआ जब भूमिगत जल के रूप में नीचे की ओर जाता है तो उस समय पर वो घुलन क्रिया के द्वारा चट्टानों को उबड़ खाबड़ इस प्रकार से बना देता है तो जिसके कारण से संपूर्ण धरातल उबड़ खाबड़ और नुकीला हो जाता है। तो उस प्रकार से बनने वाली आकृति को हम लेपीज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब धरातल पर बहता हुआ जल ही रिसता हुआ आंतरिक भाग की ओर जाता है तो उस दौरान ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं और इन विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के बारे में हम एक के बाद एक क्रम से यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगला जो स्थल रूप आता है उसे हम कहते हैं केवर्ण। केवर्ण का अर्थ हो गया कि गुफा, कि जब रंध्रों और दरारों से जो जल है वो प्रविष्ट होता हुआ इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जल है ये प्रविष्ट होकर के अंदर ही अंदर चूने की चट्टानों को घोल करके खोखला करता हुआ चला जाता है। तो खोखला करने के कारण से आंतरिक भाग पर ही ये जो इस प्रकार से खोखली सी आकृति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बन जाती है। तो इस प्रकार की खोखली आकृति को ही हम केवर्ण अर्थात गुफा के नाम से जानते हैं। ये हम देख रहे हैं कि पोनोर अर्थात जो ये ऊपर के घोल रंध्र हैं, विलयन रंध्र हैं, इनका जो भाग जहां से पानी रिसता हुआ नीचे जा रहा है ये अंदर ही अंदर चट्टानों को घुला लेता है और एक खोखली सी आकृति बन जाती है। उस खोखली सी आकृति को ही हम केवर्ण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पर बात की है इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। इरोजनल लैंडफॉर्म्स अभी और भी हैं जिनके बारे में हम हमारे अगले क्लास के अंदर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।